गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th साइंस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। रिएक्शन दिया हुआ है आपको 2PbO सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स 2Pb सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब ऑप्शंस उसने दिए हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, तो हमें पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या और ऑक्सीडेशन क्या है। तो बेसिकली रिडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जब एक स्पीशीज या तो ऑक्सीजन लूज करती है या फिर हाइड्रोजन गेन करती है, और ऑक्सीडेशन ऐसा फिनोमेना है जब कोई स्पीशीज ऑक्सीजन गेन करती है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस होके लेड फॉर्म कर रहा है और कार्बन आपका ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो अब हम ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जो कि गलत है बिकॉज लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी गलत है क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और डी ऑप्शन बोला हुआ है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड भी आपका रिड्यूस होकर लेड फॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है, इसने बोला है विच आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ऑप्शंस हमारे हो गए फर्स्ट, दैट इज ए एंड बी। तो हमारा आंसर हुआ ए एंड बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें उसने एक इक्वेशन दी है जो कि है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। इसके अंदर उसने पूछा है कि ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो बेसिकली अब हमें पता होना चाहिए कि ये चारों रिएक्शंस होते क्या हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी दो स्पीशीज कंबाइन होकर एक नया मॉलिक्यूल बनाती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इक्वल रिएक्टिविटी के जो कंपाउंड्स रहते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो वो दोनों के कंपाउंड्स में से उन आयंस को डिस्प्लेस करके दो नए आयंस बनाते हैं। ठीक है। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो स्पीशीज है जो ज़्यादा क्या कहते हैं, हमारी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली ये है कि जब कोई भी सब्सटेंस डिसोसिएट होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तो उसको डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक मॉलिक्यूल जो कि दूसरे स्पीशीज के साथ रिएक्ट करता है, तो जो स्पीशीज रिएक्ट कर रही है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दूसरे कंपाउंड से, तो वो क्या करेगी, जो स्पीशीज ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव स्पीशीज को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगी, तो इसीलिए उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन, तो वो आयरन ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन सॉलिड बनाता है। तो जो ये रिएक्शन है वो एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, what happens when dilute HCl is added to iron fillings? Pick the correct answer. अब वो पूछ रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आयरन फिलिंग्स में ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है। तो पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। तो जब HCl जो है जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज जो आयरन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आयरन क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो अब इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और आयरन क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड द इक्वेशन बी बैलेंस्ड। अब बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है कि जब दोनों साइड जो कि आपके रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रहे, उस तरीके की इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल है 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस गिव्स Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। अब वो पूछ रहा है कि इक्वेशन क्यों बैलेंस होनी चाहिए। तो इक्वेशन बेसिकली इसलिए बैलेंस होनी चाहिए बिकॉज एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो बोलता है कि मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, बल्कि जो है वो एक दूसरे से चेंज होके इंटरचेंज होता है। तो दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट से। तो इस तरीके की चीज को हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को करेक्ट प्रूव करने के लिए सारी इक्वेशंस को बैलेंस होना जरूरी है।
Moving to next question, translate the following statements into chemical equations and then balance them. पहला ऑप्शन वो बोल रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. तो हम इसकी इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन है H2 प्लस N2 गिव्स NH3. अब क्योंकि उसने बोला है कि गैस फॉर्म में, तो इसीलिए जो स्टेट रहेगी उसकी वो गैस और अमोनिया क्या है, वो भी एक गैस है. बट ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन आई हमारी 3H2 गैस प्लस N2 गैस गिव्स 2NH3 गैस. नेक्स्ट वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो एयर क्या हुआ, बेसिकली ऑक्सीजन हुआ. तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S. तो H2S जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो H2O दैट इज लिक्विड प्लस SO2 गैस इवॉल्व कर रहा है. अब ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, तो अब इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं. बैलेंस्ड इक्वेशन है 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O लिक्विड प्लस 2SO2. थर्ड ऑप्शन में वो बोल रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. तो हम इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन है BaCl2 aqueous plus Al2SO4 whole thrice aqueous gives AlCl3 aqueous plus BaSO4 solid is precipitated out. जो ये एरो जो है डाउनवर्ड्स जो है वो शो करता है कि जो हमारा बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट आउट हुआ है. ठीक है, तो अब ये भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं. बैलेंस्ड इक्वेशन है 3BaCl2 aqueous plus Al2SO4 thrice aqueous gives 2AlCl3 aqueous plus 3BaSO4 solid that is precipitated. नेक्स्ट वो बोल रहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो अब हम देखते हैं कि क्या इक्वेशन है. K solid plus H2O liquid gives KOH aqueous plus H2 gas which is evolved. तो जो अपवर्ड एरो है which means the gas is evolved. अब ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं which is 2K plus H2O liquid gives 2KOH plus H2 gas. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन उसने दी है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O. इसमें हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं वो बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन. तो बैलेंस्ड इक्वेशन आई 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O. नेक्स्ट वो बोल रहा है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O. तो ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं. 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O. सी ऑप्शन में उन्होंने बोला है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3. तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है क्योंकि इसके अंदर सोडियम के, क्लोराइड के, सिल्वर के, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो दोनों साइड बैलेंस्ड है, तो ये इक्वेशन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड है. डी ऑप्शन की बात करते हैं दैट इज BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl. इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्लोरीन के एटम्स बैलेंस नहीं है, तो क्लोरीन के एटम्स बैलेंस करने के लिए हमारी इक्वेशन आ रही है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl. तो उससे क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड ज़्यादा थे और प्रोडक्ट साइड कम थे, तो उससे क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो रहे हैं. क्योंकि क्लोरीन अब क्या था, हमारा जो प्रोडक्ट साइड क्लोरीन का एक एटम था, रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के 2 एटम्स थे. ऐसे ही प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन का एक एटम था और रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे. तो इसीलिए HCl को जब बैलेंस किया 2HCl से, तो हमारी जो इक्वेशन हुई वो कंप्लीटली बैलेंस हो गई. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. ए ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. तो ये एक हमें वर्ड इक्वेशन दी हुई है, इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आती है CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O. बी ऑप्शन में उसने बोला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर. तो अब हम इसके अंदर इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं. वो आई है Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag. सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर. तो हम इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं. बैलेंस्ड इक्वेशन है 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu. अब नेक्स्ट वो बोल रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड. तो बेरियम क्लोराइड जो है हमारा BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl.
तो अब हमारा क्या है, यहाँ पे क्लोरीन और पोटेशियम के एटम्स जो है बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए हम प्रोडक्ट साइड क्या कर रहे हैं, KCl से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सारे एटम्स इक्वल हो रहे हैं और हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आ रही है BaCl2 plus K2SO4 gives BaSO4 plus 2KCl. Moving to next question, write the balanced chemical equations for the following and identify the type of reaction in each case. अब वो ए पार्ट में उसने बोला है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड एक्वस गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड। तो अब बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड का ये मतलब है कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर हमारा बेरियम ब्रोमाइड जो है वो क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। तो इक्वेशन है उसकी 2KBr gives aqueous plus BaI2 aqueous gives 2Ki aqueous plus BaBr2 solid। अब इसके अंदर उसने पूछा है कि किस तरीके का रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पोटेशियम है वो बेरियम को क्या कहते हैं डिस्प्लेस कर रहा है और जो बेरियम है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसीलिए ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल रहे हैं क्योंकि बेरियम ब्रोमाइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है जिंक कार्बोनेट सॉलिड गिव जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इक्वेशन है ZnCO3 सॉलिड गिव ZnO सॉलिड प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व्ड। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो जिंक कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो रहा है टू जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो ये एग्जाम्पल है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का या फिर एक डिसोसिएशन रिएक्शन का। सी पार्ट में उसने बोला हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक डिफरेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो कि हमारा इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब क्या है इक्वेशन, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2HCl aqueous gives MgCl2 aqueous plus H2 गैस। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, मैग्नीशियम जो है HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जाम्पल। अब एक्सो मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, एंडो मीन्स एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसीलिए हम देखते हैं या तो हम एनर्जी बोल सकते हैं या फिर हम हीट बोल सकते हैं, दोनों एक ही के फॉर्म है। तो अब क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, क्या होता है रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट जो है इवॉल्व हो रही है, मींस हीट रिलीज आउट हो रही है, तो उस तरीके के रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब क्विक लाइम से स्लेक लाइम बनता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। इसके अंदर क्या हो रहा है, मीथेन का कंबशन हो रहा है। तो मीथेन का जो कंबशन रिएक्शन है वो एक बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है या फिर हीट रिलीज होती है। अब उसने बोला है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। अब बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उस तरीके की रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, 2FeSO4 on absorption of heat decomposes to Fe2O3 solid plus SO2 gas plus SO3 gas। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो FeSO4 है हीट एब्जॉर्ब करके डिसोसिएट हो रहा है आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और SO3 गैस के अंदर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि है 2PbNO3 whole twice in presence of heat decomposes to 2PbO solid plus 4NO2 gas plus O2 गैस। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो लेड नाइट्रेट है वो हीट के प्रेजेंस में डिसोसिएट हो रहा है टू लेड ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके के रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। मूविंग टू 10th क्वेश्चन, Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. अब वो पूछ रहा है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। बेसिकली रेस्पिरेशन की इक्वेशन है C6H12O6 प्लस 6O2 गिव 6CO2 प्लस 6H2O और बहुत सारी एनर्जी मिलती है
तो इस वजह से बिकॉज एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस तरीके के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब बेसिकली रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6 वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके जो ऑक्सीजन हमारे सेल्स में प्रेजेंट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो फर्दर यूटिलाइज करते हैं फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो इसीलिए बिकॉज एनर्जी इज गेटिंग रिलीज तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मूविंग टू 11th क्वेश्चन, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations for these reactions. अब वो बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं और कुछ इक्वेशंस दीजिए इन रिएक्शंस की। तो अब हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि 3H2 गैस प्लस N2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। तो ये क्या है, हेबर्स प्रोसेस है, इसके अंदर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं। अब क्या देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्विक लाइम जो है वो स्लेक लाइम फॉर्म कर रहा है, क्विक लाइम वाटर के साथ कंबाइन होके स्लेक लाइम फॉर्म कर रहा है। तो क्या हो रहा है, दो सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट अप हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है दो या उससे ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उस तरीके के रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है 2FeSO4 सॉलिड इन प्रेजेंस ऑफ हीट डिकम्पोजेस टू गिव Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फेरस सल्फेट है वो हीट के प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में डिसोसिएट हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ सिंगल सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा है दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस में, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, जो लेड नाइट्रेट है वो हीट के प्रेजेंस में लेड ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट हो रहा है, तो इसीलिए ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अब ये एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर एनर्जी जो होती है अलग अलग फॉर्म में सप्लाई होती है, जैसे कि हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। जब फेरिक सल्फेट जो हीट के प्रेजेंस में वो फेरिक ऑक्साइड और SO2 प्लस SO3 गैस में डिकम्पोज हो रहा है। जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट के प्रेजेंस में डिसोसिएट हो रहा है सिल्वर प्लस क्लोराइड। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसके अंदर, जो सिल्वर क्लोराइड जो शाइनी सब्सटेंस रहता है वो ब्लैक हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बिकॉज ऑफ सिल्वर फॉर्मेशन। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएट हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। अब हम ये जो नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। तो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज होता है टू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो अब ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स में सप्लाई हो रही है, जैसे कि हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग टू 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। अब वो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, तो हम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसके अंदर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। एग्जांपल देखते हैं। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिसोसिएट करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, क्योंकि इनकी क्या रहती है, इक्वल रिएक्टिविटी रहती है। तो दोनों जो सब ये हैं हमारे कंपाउंड्स वो एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करके दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जो पोटेशियम ब्रोमाइड है वो बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम और बेरियम दोनों की रिएक्टिविटी जो है सेम है, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के कंपाउंड से एक्सचेंज करके न्यू कंपाउंड्स बना रहे हैं।
Moving to next question. In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement by copper metal. Write down the reaction involved. अब बेसिकली क्या है, जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब हमें सिल्वर का रिफाइनिंग करना है, मीन्स हमें प्योर सिल्वर मेटल चाहिए, तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को एक साथ रिएक्ट करवाते हैं। उससे क्या होता है, कॉपर क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाता है। तो इसीलिए इस इक्वेशन से क्लियर है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से डिस्प्लेस करता है और कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मेटल बनाता है। इसीलिए हम इजीली जो है सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फर्दर प्यूरिफाई कर सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन 15, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। अब क्या होता है, वो बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक जो होता है वो एक एग्जाम्पल है बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके उनके आयंस को डिस्प्लेस करते हैं, तो एक जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो इनसॉल्युबल रहता है, मींस प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की पैसे बेसिकली डेफिनेशन देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्सेस। इस तरीके के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब क्या हो रहा है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट जो कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, तो एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो इसीलिए इस तरीके के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें क्या हो रहा है, जो लेड नाइट्रेट आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके लेड आयोडाइड बना रहा है, जो कि इनसॉल्युबल है, किसके अंदर, लेड इनसॉल्युबल है पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। तो इसीलिए ये जो एक एग्जाम्पल है, ये बेसिकली एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। मूविंग टू 16th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। अब बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है, तो उस तरीके के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा गया इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें उन्हीं एग्जांपल्स पे फोकस करना है जिनके अंदर या तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, या फिर ऑक्सीजन लूज हो रहा है जो कि रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, जब कॉपर को हम एयर के अंदर हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर और मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन करके कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट में है, वो पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली रिडक्शन। तो अब हम रिडक्शन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड को प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें वापस कॉपर प्लस वाटर मिलता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन लूज करके कॉपर बना रहा है, विच मीन्स इट इज लूजिंग ऑक्सीजन। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। जब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो जिंक ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन लूज करके जिंक बना रहा है, विच मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिडक्शन रिएक्शन। Moving to 17th question, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black color compound formed. अब बेसिकली वो बोल रहा है कि एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है जिसको अगर हम हीट करते हैं एयर में तो वो ब्लैक बन जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो शाइनी ब्राउन कलर सब्सटेंस है वो है हमारा कॉपर। ठीक है, जब उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है जो कि एक ब्लैक कलर सब्सटेंस है। जो शाइनी ब्राउन कलर सब्सटेंस है वो कॉपर है। रिएक्शन क्या हो रहा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो ब्लैक कलर कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CuO। तो इसीलिए उसने पूछा था नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। तो एलिमेंट X कॉपर हो गया, ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड हो गया।
मूविंग टू 18th क्वेश्चन, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन पार्टिकल्स। अब वो बोल रहा है कि आयरन पार्टिकल्स पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। अगर हम आयरन पार्टिकल्स पे पेंट अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, आयरन पार्टिकल्स पे जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो मॉइस्चर, एयर या फिर क्या कहते हैं कोई भी एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आके रस्टिंग शो कर सकते हैं। मींस क्या होता है बेसिकली रस्टिंग में, जो आयरन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर मॉइस्चर के प्रेजेंस में एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या होता है, बिकॉज आयरन पार्टिकल्स शाइनी होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका हाइड्रेशन हो जाता है आयरन का, तो क्या होता है उसकी शाइनी लस्टर चला जाता है और वो कुछ ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस बन जाता है, तो उसको हम रस्ट बोलते हैं। तो आयरन पार्टिकल्स पे पेंट इसीलिए अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि जो आयरन पार्टिकल्स होंगे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे एयर के, मॉइस्चर के, एसिडिक सब्सटेंस के। तो इसीलिए इस रस्टिंग के प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली आयरन पार्टिकल्स पे पेंट अप्लाई करते हैं। अब रस्टिंग जो है वो बेसिकली एक ऑक्सीडेशन फिनोमिना है जो कि प्रेजेंस ऑफ डैम्प एयर वो क्या करती है, आयरन को आयरन ऑक्साइड बना देती है, जिसके वजह से जो शाइनी आयरन पार्टिकल्स हैं वो अपना शाइन लूज कर जाते हैं और एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी लेयर बन जाती है आयरन ऑक्साइड की। इसीलिए जब हम आयरन पार्टिकल्स पे पेंट करते हैं तो एयर और मॉइस्चर जो है वो इजीली कांटेक्ट में नहीं आ सकते आयरन मेटल के, और उस वजह से रस्टिंग इजीली टेक्स प्लेस नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आयरन पार्टिकल्स की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए पेंट अप्लाई किया जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। अब आप बोल रहे हैं कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को क्यों नाइट्रोजन के साथ फ्लश किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स, आप एग्जांपल लीजिए पोटैटो चिप्स का। अब जब आप पोटैटो चिप्स का पैकेट ओपन करते हैं तो वो क्या रहता है, उसमें गैस फिल रहती है। वो जो गैस है वो अनरिएक्टिव नाइट्रोजन है। उसको क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज ताकि जो हमारे ये फूड आइटम है वो इजीली ऑक्सीडाइज ना हो जाए और टर्न रैंसिड ना हो। अब बेसिकली रैंसिड एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो फैट्स और ऑयल्स फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके वजह से ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनके पास अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अनफिट फॉर हेल्थ रहते हैं और टेस्ट भी बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, रैंसिडिटी के फिनोमिना को प्रिवेंट करने के लिए जो ऑयल और फूड कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं बिफोर पैकिंग उनके अंदर ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस किया जाता है विद अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस, ताकि जो पैक्ड फूड आइटम्स हैं वो स्पॉइल ना हो और फ्रेश रहें फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मूविंग टू क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच, कॉरोजन एंड रैंसिडिटी। अब हम देखते हैं कि कॉरोजन क्या है। बेसिकली कॉरोजन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेटल है वो इजीली अटैक्ट होता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस से जैसे कि एयर, मॉइस्चर या एसिड, जो उसके शाइन को स्पॉइल कर देता है। इस फिनोमिना को कॉरोजन बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कॉरोजन का। बेसिकली अभी हमने देखा था कि हमें आयरन पार्टिकल्स को क्यों पेंट करना पड़ता है, ताकि हम उसको रस्टिंग से प्रिवेंट कर सके। तो रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉरोजन का एग्जाम्पल है। तो रस्टिंग के अंदर क्या होता है, आयरन पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ डैम्प एयर टू आयरन ऑक्साइड, जिसके वजह से जो शाइनी आयरन पार्टिकल्स हैं वो अपना शाइन लूज करते हैं और एक रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, कॉरोजन जो है बेसिकली इतना लार्ज डैमेज कॉज कर रहा है फॉर कार बॉडीज टू ब्रिजेस, जो आयरन ब्रिजेस होते हैं उसके अंदर इतनी कॉरोजन जो है बिकॉज ऑफ एयर वो डैमेज कॉज कर रहा है, जैसे कि आयरन रेलिंग्स को भी और शिप्स को भी। तो इसीलिए इस तरीके के आयरन पार्टिकल्स के जो सब्सटेंसेस हैं उसको पेंट करना पड़ता है ताकि कॉरोजन ना हो पाए। अब रैंसिडिटी क्या है, रैंसिडिटी बेसिकली एक ऐसा डैमेजिंग इफेक्ट है जिसके वजह से ऑक्सीडेशन होता है इन फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स में। तो इसके अंदर जब फूड आइटम्स जो कि फैट्स और ऑयल्स हैं उसको देर तक हम अगर बाहर रख दें, ओपन में रख दें, तो एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आ जाती है। जो ये अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट है वो उस फूड को अनफिट फॉर हेल्थ बना देते हैं। ये क्यों होता है, बेसिकली ये एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स और ऑयल का जो कि फूड आइटम में प्रेजेंट है। इस तरीके के फिनोमिना को रैंसिडिटी बोलते हैं। रैंसिडिटी जो है वो फूड को स्पॉइल करता है और अनफिट फॉर कंजम्पशन बनाता है। तो इसीलिए अब एग्जाम्पल क्या है बेसिकली रैंसिडिटी का, पोटैटो चिप्स को जब ज़्यादा देर तक हम एयर में ओपन रख देते हैं तो पोटैटो चिप्स का जो टेस्ट होता है वो एक तो चेंज हो जाता है, दूसरा उनकी क्रिस्पीनेस चली जाती है, और थर्ड पॉइंट ये है कि उसमें से स्मेल आने लग जाती है।
तो ये क्या हुआ है, ये बेसिकली जो पोटैटो चिप्स हैं वो रैंसिड हो गए हैं और वो अनफिट फॉर ईटिंग हो गए हैं। तो इसीलिए इस तरीके के फूड आइटम्स जिसमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनको प्लास्टिक बैग्स में प्रिजर्व करने से पहले नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश किया जाता है, ताकि उनका जो हेल्थ है, इनकी फूड आइटम्स की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज रहे और वो इजीली रैंसिड ना हो जाए। तो इसीलिए पोटैटो चिप्स के पैकेट को जब आप देखते होगे तो उसके अंदर गैस फिल्ड रहती है। वो गैस बेसिकली नाइट्रोजन है जो कि अनरिएक्टिव है और हमारे फूड आइटम्स को वो अनफिट फॉर हेल्थ होने से बचाती है, उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज करती है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों। फॉर फर्दर डाउट्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन जीमेल आईडी, दैट इज़ fatafatedu@gmail.com। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो और आगे आप कौन से वीडियो लेक्चर्स देखना पसंद करोगे आप हमें वो भी बता सकते हो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।